बुद्धा ने कहा था कि वी आर ऑलवेज इन फ्लक्स, या जैसे कि हेराक्लिटस ने कहा कि यू कैन नॉट टेक बाथ एंड ट्वाइस इन द सेम रिवर, आप एक ही नदी में 2 बार नहा ही नहीं सकते क्योंकि इतनी देर में पानी बदल जाता है। तो ये तो हम तो मतलब लगातार जो है ना वो बदल रहे हैं। तो जब बदल रहे हैं तो इतना प्रेजेंट के ऊपर, वर्तमान पे इतना जोर किस बात का है? वर्तमान तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ होती ही नहीं है, और जो फ्यूचर है वो अपने आप में सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। फ्यूचर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हम होंगे कि नहीं होंगे। तो जो रियल लाइफ है, जो कि रियल टाइम है, वो पास्ट ही होता है। तो 8 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू कर दिया था और फिक्शन लिखा करता था। और मैं बहुत सोशल भी था अपने ज़माने में, सारे बच्चों के साथ खेलता था, उनके साथ हंसता था, बोलता था। लेकिन उसके बाद फिर मैं एक इंटरनल प्रेशर महसूस करता था अपने ऊपर। तो मेरी उंगलियां जो थीं वो कलम पकड़ने के लिए, मतलब मेरी उंगलियों में एंजाइटी होती थी, मेरे दिमाग में एंजाइटी नहीं होती थी। ये बहुत अजीब बात है वैसे देखा जाए तो, उल्टा था बिल्कुल। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ सोचना है, मैं आपको बताऊं मुझे कभी कुछ सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा। ये नावल भी लिखते हैं, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। एक जैसे एक धारा सी बहती हुई आई, एक सैलाब जैसे एक बाढ़ आता है, विचारों का कह लीजिए और भाव का कह लीजिए, मतलब उसमें इमोशंस भी हैं, उसमें थॉट्स भी हैं, उसमें फ़िलॉसफी भी है। ये सब मिलजुल के जैसे एक बाढ़ होती है, एक जैसे वो आपके ऊपर से होता हुआ उतर गया, जैसे वो आया और आप उसमें भीग गए और आपने लिखना शुरू करा। तो वो भी यहाँ बैठ के लिखा। तो ये कमरा जो था हमारा, ये बहुत पुराना, इसको आप ये कह सकती हैं कि यही कमरा मेरे पढ़ने लिखने का कमरा था। इसी में मैं अपना होमवर्क करता था, इसी में मेरे पापा मुझे पढ़ाया करते थे। 2000 में मैं दिल्ली चला गया था। 1-2 साल तक तो ऐसा हुआ कि वहाँ मैंने कोई लिखा ही नहीं, तो मुझे लगा कि वो मेरा बिल्कुल बंजर हो गया हूँ मैं। वरना मैं आपको बताऊँ कि जब मैं निकलता हूँ, जब मैं सड़क के ऊपर भी चलता हूँ, तो एक तरीके से बेगाना सा होता हूँ। मुझे जब तक कि मैं बाई फोर्स ना देखूँ किसी चीज़ को, तब तक मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मुझे लोग इनविजिबल से हो जाते हैं मेरे लिए। मगर वहाँ मुझे लगा मैं हर चीज़ देखता हुआ चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह इतना ज़्यादा दुनिया में शामिल होता चला जा रहा हूँ कि ठोस हो रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो इंटरनल प्रेशर था मेरा, वो कहाँ गायब हो गया वहाँ। वो शायद इसलिए गायब हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट जो मेरा यहाँ से हुआ, कि वो मेज़ नहीं है मेरे पास, जो ये मेज़ है, ये कुर्सी नहीं है, ये कलम नहीं है, ये खिड़की नहीं है, ये दीवारें नहीं हैं। वो ये नहीं पढ़ने देते किसी को, मैंने किसी ने नहीं। हाँ, मैं पढ़ने नहीं देता, ये अलाउ नहीं करती, किसी को नहीं पढ़ने देते, घर वालों को नहीं छूने देते। वो हमारी बेटी को रहा था बुलाना, उसने पढ़ी है कुछ चीज़ें। अच्छा। मैंने इनकी एक खंजर पानी में वो पढ़ी थी लेटेस्ट की, और वो पढ़ा था जूतों वाली जो कहानी है, जूते। सो मतलब लाइक व्हेन यू रीड इट ना, सो यू विल मीट अ वेरी डिफरेंट पर्सन, द वे ही इज़, लाइक वेरी डाउन टू अर्थ एंड ऑल। बट व्हेन यू रीड, सो यू विल ऑब्जर्व कि अरे ये पापा, मतलब यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। इंसान का जो थोड़ा सा एग्जिस्टेंस होता है, तो किसी ना किसी चीज़ से वो अपना मीनिंग डिराइव करता है। सो फॉर हिम हिज मीनिंग इज़ डिराइव फ्रॉम हिज राइटिंग्स, एंड दैट्स द ओनली सोल पर्पस ही हैज़। इससे ज़्यादा बारिश होती थी। और ये यहाँ पे ना, ये जो रूम बना है ना, यहाँ पर बाग वो था, पेड़ थे बहुत तेरी थे, आम का, उसका, वो अमरूद का बहुत घना पेड़ था, नारंगी का, अनार का, इतने हिस्से में। तो वो सब उसमें देखा करते थे। और 10-10 दिन बारिश होती थी। उसका सीन भी है नमक खाने में, इस नावल में है। एक बारिश का सीन है, बहुत लंबा सीन है। फिर वो रुकी नहीं, वो होती ही रही।
किसी भी दिन का आसमान बादलों से खाली ना रहा। कभी मूसलाधार बारिश होती और कभी कभी हल्की पड़ जाती, मगर फुहार बराबर पड़ती रही। 10 दिन गुजर गए। नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी, बांध खोल दिए गए और पानी ने आसपास के इलाकों को डुबो कर रख दिया। बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में इंसानों के साथ साथ उनके मवेशी भी बह गए। शहर की सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी था। मोहल्ले के कई घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। लोग इन गिरती हुई छतों और दीवारों के नीचे दब दब कर मर गए, मगर बारिश न रुकी। हमारा घर काफ़ी पुख्ता और मजबूत था, मगर उसकी दीवारों में जगह जगह से दरारें पड़ गईं और दालानों और कोठरियों की छतें बुरी तरह टपकने लगीं। पलंग, बिस्तर, संदूक, मेज़, कुर्सियाँ सब पानी से तरबतर हो गए। बावर्ची खाने का हाल तो सबसे बुरा हाल था। उसकी छत से तो पानी तकरीबन नीचे इस तरह आ रहा था जैसे आंगन में। चूल्हा ठंडा पड़ गया। खाना दालान में अंगीठी में रख कर पकाया जाने लगा। बावर्ची खाने के बर्तन, तेल, घी, अनाज, मसाले सब पानी में डूबे पड़े थे। एक दिन घर के कच्चे आंगन में भी घुटनों घुटनों पानी भर गया। सड़कों की नालियाँ बंद थीं और पानी की निकासी का कोई रास्ता ना था। बावर्ची खाना क्योंकि आंगन की सतह से बिल्कुल मिला हुआ था, इसलिए वहाँ भी पानी आ गया। बावर्ची खाने के बर्तन इसी पानी में बह बह कर आंगन में तैरने लगे। देगचियाँ, पतीले, तसले, चमचे, कपगीर, तवे सब आंगन में बहते चले जा रहे थे। वो घर की नाली से बाहर निकलकर पता नहीं कहाँ जाना चाहते। तो ये सामने बड़ी स्पेशल जगह ये इसलिए है कि सामने यहाँ पे एक कब्रिस्तान है जो बहुत मशहूर कब्रिस्तान है बरेली का और पुराने शहर का। और इस कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने ये मेंटल हॉस्पिटल, ये पागल खाना है। तो बचपन में ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये दीवार पे अब तो पोस्टर लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं, बिल्कुल काली दीवार थी। तो ये जो मेरा नावल है, ये मौत की किताब, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसको आपने देखा जो कि मेंटली इल है, सिक है, और इन द लास्ट जो है वो पागल खाने में भर्ती होता है। वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। बारिश हल्की हुई है मगर अंधेरा फैलने लगा है। मैं अब कहाँ जाऊँगा? मैं दोबारा अब इन डरावने रास्तों से नहीं गुज़रना चाहता। उन सड़कों पर नहीं चलना चाहता जो यहाँ से सिर्फ वापस लौटने के लिए बनी है। मैं अपने माजी के बारे में भी क्या सोचूं? माजी तो मुर्दा लोगों की हिमाकत भरी उम्मीद है जिसे मौत ने छीन लिया और अपनी काली जिल्द वाली मौत की किताब में दर्ज कर लिया। मुझे अब इसका कोई अफसोस नहीं कि मैंने अपनी नजासत और गुनाहों को एक गीत की तरह गाया था। ये क्या कम था कि कम से कम मैंने एक गीत तो गाया। हर शय, हर जज्बा और हर इंसान मेरे सामने एक तस्वीर बनकर आया। नफ़रत, मोहब्बत, गाली, ज़िल्लत, आंसू, मुक्का और दुख सब ने मिलकर बरगद के एक घने पेड़ के साए में आकर दीवानावार रक़्स किया। जैसा लिखता हूँ पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ। लिखता बहुत डार्क हूँ, दिखता बहुत ही आइसोलेटेड होके हूँ, बहुत एग्जिस्टेंशियल राइटिंग है मेरी। लेकिन मैं पर्सनल जो मेरी जो लाइफ है उसमें तो सबसे ज़्यादा मतलब दोस्ती निभाने वाला मैं ही हूँ। मैं यहाँ आता हूँ तो पुराने दोस्तों को बुलाना मेरा काम है, सबको इकट्ठा करना मेरा काम है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम दोनों लोग अपने शहर को बहुत प्यार करते हैं। खालिद भाई को आपको 23 साल हुए छोड़े हुए और मैं तकरीबन 20 साल बरेली से बाहर रहा। लेकिन बरेली वापस आना ही हमारे लिए घर वापस आना होता है हमेशा। इनके ख्वाब दिल्ली और बरेली में फ़र्क हो जाते हैं। सुकून की जो नींद है वो अपने शहर में अपने घर के बिस्तर में आती है। बाकी ये यूनिवर्सिटी के मकान में रह रहे हैं, मैं किराए के मकानों में रहता रहा। तीसरा, समोसा जो हम लोगों की कमज़ोरी है, शहर में समोसे के ठिकाने कहाँ कहाँ किस किस तरह के हैं, कहाँ के समोसे की खूबी क्या है, इस तरह की चीज़ें। और अलावा इसके बहुत सारे पुराने लोग जो जिनको
मैं भी जानता हूँ, जो पहले से खालिद भाई को जानते हैं अलग अलग वजहों से, तो वो हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो भी उसको, हमारी दोस्ती को मजबूत करने का कारक हैं। यू विल नॉट बिलीव कि मैं पेशेंट भी साथ में देखता रहता हूँ, सर बैठे रहते हैं आराम से, बीच बीच में हम लोग बातें करते रहते हैं। फिर जो पेशेंट गया उसके बारे में बात होती है, फिर वो उस चीज़ को सर बताते हैं, वो उसको कैसे उस लिटरेरी फॉर्म को बताते हैं कि देखिए ऐसा होता है सोसाइटी में। किसी की फिजिकल प्रेजेंस वो और एक सर का वो लिटरेरी बयान जो होता है वो, मतलब ना उस चीज़ को मैं जोड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो अद्भुत, मतलब तो वो मुझे, मेरी भी इंसाइट बहुत बढ़ती है। सर उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और देखते रहते हैं और अपना लगता है कि मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ मतलब एज ए राइटर, एज ए ऑब्जर्वर, एज ए वो सब कुछ वो देख रहे होते हैं। लेकिन शौक था ना शुरू से ही, ये अपने कुछ ना कुछ लिखते रहते थे बैठो, क्योंकि इनके नाना जो थे वो भी राइटर थे। वही सवाल जो है इनका जो है मतलब फैमिली का जो है उनके ऊपर असर आया। बचपन की तो बहुत इनका काम यही था, लिखना पढ़ना। छोटी सी उम्र, उसके अंदर खुश हम लोग बहुत खुश होते थे। ये तो मैं कहती ये देख लेना एक दिन ये है भाई बहुत बड़ा आप ये राइटर बनेंगे, दुनिया में नाम पैदा होगा। मेरे दांत की थोड़ी, मुझे बहुत दिनों से क्या हमेशा से प्रॉब्लम रहती है दांतों में मेरे। तो एक कहानी मैंने लिखी है जिसका नाम ही है डेंटल क्लिनिक। डेंटिस्ट के आपने हथियार देखे होंगे, वो बड़े भयानक होते हैं, दांत मतलब निकालने वाले। किसी डॉक्टर के पास इतने हथियार इतने खुले में नहीं रखे होते हैं। तो उनको मैंने देखा और फिर मैंने सोचा कि ये वायलेंस है। तो कभी कभी मगर ये जो वायलेंस है ये मेरी भलाई के लिए हो रहा है। तो कभी कभी वायलेंस वो भी होता है जो आपकी भलाई के लिए हो, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी वायलेंस होता है। लेकिन वायलेंस है ज़रूर कहीं ना कहीं जड़ में। डेंटिस्ट भी वायलेंस करता है, एक सर्जन भी वायलेंस करता है। उसमें फ़र्क क्या होता है? पेट काटता है आपका, वो नश्तर होता है। बिना वायलेंस के तो देखिए कुछ भी नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि मेरा काम सिर्फ लिखना है। तो जब जैसी भी अवार्ड मुझे मिला है इस नावल के ऊपर, तो पहली रिएक्शन मेरी बहुत ही हैरत ज़्यादा मतलब रह जाने की थी। बहुत सरप्राइज़ हुआ मैं और सरप्राइजिंगली शॉक्ड हुआ मैं, और मुझे बहुत ही बड़ी खुशी मिली उस वक्त कि अवार्ड जो है वो एक तरह का एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने जो कुछ लिखा है, जो काम आपने किया है वो काम इस काबिल था। दूसरा ये कि मैंने ये पाया कि जेसीबी मिलने के बाद एक चेंज आई, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मेरे ऊपर आने लगे। अब मतलब मेरी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली पढ़ा गया। उसके बाद भी जाहिर है कि लिखूँगा, जो कि लिखूँगा नहीं तो ज़िंदा कैसे रहूँगा, जो कि लिखना मेरे लिए सांसें लेने के ही बराबर है। तो फ्यूचर अगर मेरे लिए कुछ है तो वो लिखने से तो ही उसके अंदर कोई मीनिंग पैदा होते हैं।